हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लेते हैं इस वीडियो में क्या है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर नियुक्त हो गए हैं। क्या काम करेंगे, बात करेंगे इस पर। भारत के बाहर भारत का यूपीआई प्लेटफॉर्म अपनाने वाला पहला देश बन गया है। कौन है वो? केंद्र सरकार ने 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सेफ्टी हार्नेस और हेलमेट अनिवार्य कर दिया है। ये हार्नेस होता क्या है? भारत ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सचिवालय को कम्युनल माइंडसेट वाला बता दिया। तो क्या है, किसके बारे में कहा है? एक अलग तरह की बात है। अहमदाबाद सीरियल जो ब्लास्ट हुए थे उसके 38 दोषियों को फांसी की सजा हुई है। इस पर बात होगी। सीबीएसई के प्रभारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। यूक्रेन से जो तनाव चल रहा है उसमें रूस और अमेरिका के बीच नया डेवलपमेंट हुआ है। क्या हुआ है उस पर बात होगी। इसके अलावा भी कई और टॉपिक हैं। तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले सवाल आपसे। आज का सवाल आपसे है कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का पहला निर्यात ऑर्डर किस देश से हासिल किया है? इस पर से जो सही आंसर है कमेंट बॉक्स में आप बताइए। एक और सवाल है कि ब्रह्मोस का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स और पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के 38 दोषियों को फांसी की सजा स्पेशल कोर्ट ने सुनाई है। ये ब्लास्ट कब हुआ था? आंसर होगा 26 जुलाई 2008 को। ओके, न्यूज़ आप देख रहे हैं। द हिंदू में 38 दोषियों को मौत की सज़ा सुनाई गई है, फांसी की सज़ा। तो 2008 में जो घटना हुई थी, 70 मिनट में 20 जगहों पर 21 धमाके हुए थे और इस तरह से धमाके हुए थे, बहुत बुरा हाल था। 56 लोग मारे गए थे और 200 से अधिक घायल हुए थे। तो स्पेशल जज जो स्पेशल कोर्ट था उसके जज अंबालाल पटेल ने 18 फरवरी को अभी हाल ही में 6752 पन्नों का फैसला सुनाया। और उसमें क्या है, तो 49 आरोपियों को दोषी ठहराया गया और सबूत के अभाव में 28 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। तो 49 जो दोषी हैं उनमें से 38 को फांसी की सज़ा, ओके, और 11 को आखिरी सांस तक उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। ओके, तो ये जो घटना हुई थी बहुत भयावह थी और उस वक्त की तस्वीर है जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे और नरेंद्र मोदी वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। तो उस समय ये घटना हुई थी। ओके, और उसके बाद पुलिस ने ये दावा किया था, गुजरात पुलिस ने, कि आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े हुए लोगों ने ये गुजरात दंगों का बदला लेने के लिए ऐसा अंजाम दिया था। ओके, तो गुजरात की बात हो रही है। अभी कौन है चीफ मिनिस्टर? भूपेंद्र पटेल और गवर्नर आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के बाहर यहाँ का यूपीआई प्लेटफॉर्म अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा नेपाल। ओके, पड़ोसी देश नेपाल ने, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं बिजनेस स्टैंडर्ड में, फर्स्ट कंट्री टू डिप्लॉय इंडियन यूपीआई प्लेटफॉर्म। ओके, तो नेपाल है ऐसा पहला देश बन गया। मैप में भी आप देख रहे हैं, ये रहा नेपाल पड़ोसी देश। और इसकी जानकारी किसने दी है ऑफिशियल रूप से? तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यानी एनपीसीआई ने 17 फरवरी को ये इन्फॉर्मेशन जारी की। और ये सुविधा कौन कौन देगा? तो कई एजेंसी मिलकर देगी। तो एनपीसीआई तो है ही इंडिया का, इसके अलावा इसी की इकाई है इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड वो, और गेटवे पेमेंट्स लिमिटेड यानी जीपीएस शॉर्ट में कहते हैं, और मनम इन्फोटेक के द्वारा ये उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से? एनपीसीआई करेगा, इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड करेगा, गेटवे पेमेंट सर्विस जिसको जीपीएस कहते हैं, और मनम इन्फोटेक द्वारा नेपाल में ये सर्विस दी जाएगी। ओके, और नेपाल में इस तरह की सर्विस शुरू होने से वहाँ पर पीयर टू पीयर यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के फ़ोन में पेमेंट का ट्रांसफ़र रियल टाइम हो सकेगा। यूपीआई क्या है? यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। और ये एक ऐसा कंसेप्ट है कि कई बैंक अकाउंट को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए फ़ंड ट्रांसफ़र करने की ये इजाज़त देता है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसे डेवलप किया है। ओके, इसका नियंत्रण किसके पास है, कंट्रोल किसके पास है? तो रिजर्व बैंक और इंडियन बैंक एसोसिएशन के पास है। इसके जरिए फ़ंड ट्रांसफ़र बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, और कुछ उदाहरण बताऊं कि कितने ट्रांसफ़र हुए फंड। तो वर्ष 2021 में यानी पिछले साल यूपीआई ने $940 बिलियन का
वित्तीय लेन देन किया है। ओके, लगभग 3,900 करोड़ रुपए का, एक बहुत बड़ी रकम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त हुए हैं। इस क्वेश्चन को लेते हैं, उससे पहले इन्फॉर्म कर दूं कि आप सरकारी जॉब न्यूज़ का मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं। इसके थ्रू आपको फ्री में करंट अफेयर्स पीडीएफ मिलता है, वीकली, मंथली, ट्राई मंथली, हाफ ईयरली और पिछले भी कुछ सालों के पीडीएफ आप जब चाहे तब डाउनलोड कर सकते हैं लॉगिन आईडी के थ्रू। इसके अलावा फ्री वीकली मॉक टेस्ट होता है करंट अफेयर्स का, ताकि आप चेक कर सकें कि आपका करंट अफेयर्स कैसा है। ओके, इसके अलावा फ्री में एग्ज़ाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगा हर मंथ, और इस मंथ का टेस्ट सीरीज़ 25 फरवरी को लॉन्च हो रहा है, तो आप देख लेना। इसके अलावा 40% डिस्काउंट है बुक्स पर, जो सरकारी जॉब न्यूज़ की बुक है, और फ्री में शिपिंग भी है। तो बहुत सारे लाभ हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। और बता दूं कि 2021 का नहीं, पिछले साल का जो बुक है करंट अफेयर्स का, वो ज़बरदस्त रूप से लोग ले रहे हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट और सरकारी जॉब न्यूज़ पर वो अवेलेबल है, आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन होगा, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है जी अशोक कुमार। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में, फर्स्ट कोऑर्डिनेटर फॉर नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी। इसके लिए अब ये फोटोग्राफ रहा इनका। कौन है ये? तो वाइस एडमिरल के पद से रिटायर हो चुके हैं, मतलब भारतीय नौसेना के उप प्रमुख रह चुके हैं ये। ओके, केंद्र सरकार ने उन्हें देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री समन्वयक नियुक्त किया है। और ये किसको रिपोर्ट करेंगे? तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी एनएसए। अभी कौन है? तो अजीत डोभाल, उनको ये रिपोर्ट करेंगे। एनएमएससी ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय जो है उसका एक हिस्सा रहेगा। ओके, इस पद के बारे में बताऊं, इसको समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से क्रिएट किया गया है। भारत का कोस्टल लाइन जो है यानी समुद्री जो सीमा है वो 7,516.6 किलोमीटर लंबा है। यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से होता हुआ बढ़ता हुआ यहाँ तक हमारा जो समुद्री क्षेत्र है। इसके अलावा यहाँ है अंडमान निकोबार और यहाँ पर लक्षद्वीप वगैरह। तो ये सब हमारे कोस्टल जो एरिया हैं और ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? दरअसल 2008 में जो मुंबई का हमला हुआ था, आतंकवादी हमला 26/11 का, उसको अंजाम देने के लिए आतंकी समुद्री सुरक्षा ध्वस्त करके पहुंचे थे मुंबई में। ओके, और इस घटना के बाद डिफेंस मिनिस्ट्री ने मैरीटाइम सिक्योरिटी एडवाइज़र बोर्ड और एक मैरीटाइम सिक्योरिटी एडवाइज़र को नियुक्त करने का सुझाव दिया था, लेकिन ये कई सालों तक पेंडिंग रहा। फिर 2021 में कैबिनेट कमेटी ने, जो सुरक्षा की कमेटी है, उसने एनएमएससी के गठन को मंजूरी दे दी। ठीक है, तो अब फरवरी 2022 में इस पद पर नियुक्ति कर दी गई है इनके। क्या करेंगे जी अशोक कुमार? तो नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में वो समुद्री सुरक्षा यानी नौसेना और उसके अलावा जो समुद्री नागरिक मुद्दे हैं, नागरिक सुरक्षा है, जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड, इन सब एजेंसी को कोऑर्डिनेट करेंगे, लोकल पुलिस को भी कोऑर्डिनेट करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने 2 पहिया वाहन पर कितनी उम्र तक के सभी बच्चों के लिए सेफ्टी हार्नेस और हेलमेट को अनिवार्य कर दिया है? आंसर होगा 4 साल से कम उम्र के। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में, चिल्ड्रन अंडर 4, तो हेलमेट और हार्नेस वो दोनों को अनिवार्य कर दिया है। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 15 फरवरी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स जो है 1989 उसमें कुछ संशोधन किए गए, तो उसके नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए। किस में चेंज किया गया है? तो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में। इसके तहत क्या होगा? तो 9 महीने से लेकर 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 2 सिक्योरिटी इक्विपमेंट अनिवार्य कर दिए हैं। क्या क्या? एक तो हार्नेस है और एक हेलमेट है। हार्नेस क्या होता है उसके बारे में बताता हूँ। और हाँ, ये जो नियम है वो 1 साल बाद लागू होगा, यानी 15 फरवरी 2023 से लागू होगा। क्या है इस नियम में? तो इसके तहत बच्चों को सेफ्टी हार्नेस और हेलमेट अनिवार्य होंगे। और वैसे
4 साल तक और उससे ऊपर के बच्चों के लिए हेलमेट तो अनिवार्य है ही। ठीक है, तो नए नियम के अनुसार जिन 2 पहिया वाहनों पर 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चे सवार होंगे, 9 महीने से लेकर उतने उम्र तक के, तो उसकी अधिकतम रफ्तार स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर के आसपास होनी चाहिए। अगर इसका उल्लंघन होता है, हेलमेट नहीं हुआ, हार्नेस नहीं हुआ, स्पीड ज़्यादा हुई, तो 1000 रुपये जुर्माना और 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। अब सवाल है कि क्या होता है सेफ्टी हार्नेस। तो आपने कभी ऊंची बिल्डिंग पर या टावर पर काम करते हुए लोगों को देखा होगा, तो उसके शरीर में एक खास तरह की बेल्ट लगी होती है, जो कि इधर कंधे से लेकर कमर और यहाँ थाई तक ये सब कनेक्टेड होता है। तो इसी को कहते हैं हार्नेस। ये सभी तरह के उम्र के लोगों के लिए होता है। बच्चों का हार्नेस केवल कंधे या पीठ और छाती तक का होता है, इतना बड़ा। ये है बच्चों का हार्नेस। ठीक है, तो यहाँ पकड़ने के लिए होता है, बच्चों को कनेक्ट करने के लिए होता है। तो सवाल है कि कैसे ये कोई राइडर जो है उसको अपने से कनेक्ट करेगा। तो हार्नेस जो है ना, ये हार्नेस है, इस हार्नेस को कनेक्ट करना होगा। जो राइडर है, जो 2 पहिया वाहन राइड कर रहा है, उसे भी एक बेल्ट पहनना होगा और वो कनेक्टेड रहेगा इस बच्चे से। फिर दूसरा आगे बच्चा अगर, तो उससे भी कनेक्टेड रहेगा, ताकि एक्सीडेंट के दौरान बच्चा मतलब अचानक से गिर ना जाए, किस वजह से रास्ते में जा रहे हैं और बच्चा गिर गया, ऐसी घटना ना हो। ठीक है, और क्यों ये इम्पॉर्टेंट है। सेव लाइफ फाउंडेशन के सीईओ हैं, उनके अनुसार ये कहना है उनका कि 2020 का जो आंकड़ा है उसके अनुसार 14 साल से कम उम्र के 2700 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो गई 2 पहिया वाहन के एक्सीडेंट में। और अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चों की बात करें तो 14,000 से ज़्यादा बच्चों की सड़क दुर्घटना में मौत हुई है। और बच्चों में जो मौत है वो उसका आम कारण अनजाने में लगी चोट है। मतलब अनजाने का क्या मतलब कि 2 पहिया वाहन पे जा रहा बच्चा बैठा हुआ पकड़ा हुआ है और अचानक कोई झटका आया और फिसल के नीचे गिर गया और उसके सिर में चोट लग गई या और कोई घटना हो गई। तो अक्सर अनजाने में जो चोट लगती है उसके कारण मौत के बहुत सारे मामले देखने को मिलते हैं। तो इसलिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नियम में चेंजेस किए हैं। उसके मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत ने पहली बार किस संगठन के सचिवालय को सांप्रदायिक मानसिकता वाला बताया? ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत ने किसी संगठन को के सचिवालय को ऐसा कहा है। आंसर होगा OIC। OIC का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कोऑपरेशन। भारतीय विदेश मंत्रालय, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू का, OIC सेक्रेटेरिएट हैज़ कम्युनल माइंडसेट, इंडिया ने कहा है, विदेश मंत्रालय ने कहा है। भारत ने ऐसा क्यों कहा? दरअसल OIC ने भारत में जो चल रहा है अभी हिजाब विवाद, उसको लेकर एक के बाद एक ट्वीट किया था। ये ट्वीट दिखा रहा हूँ मैं। और इस ट्वीट में IOC सचिवालय ने इंटरनेशनल कम्युनिटी और ख़ास तौर पे यूनाइटेड नेशंस के मैकेनिज्म और मानवाधिकार परिषद को स्पेशल प्रोसीजर के तहत इस मामले में दखल देने की अपील की थी। इसी के बाद विदेश मंत्रालय ने 15 फरवरी को इस मामले में तीखी प्रतिक्रिया की। पहले तो कंडेम किया, कमेंट्स जो दिया हिजाब पर। इंडिया का क्या कहना है? भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि OIC जो है वो अपने स्वार्थों के साथ साथ भारत के खिलाफ नाकाम प्रचार करने की कोशिश कर रहा है और ऐसा करके OIC हमेशा अपने रेपुटेशन को खराब करता है। भारत एक लोकतंत्र है और देश के भीतर के मुद्दे जो हैं वो हमारे संवैधानिक ढांचे और तंत्र के साथ साथ लोकतांत्रिक लोकाचार और राजनीति के अनुसार हल होते हैं। जैसे अभी हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा है। ओके, तो ये पूरा मामला हुआ है और इस पर इंडिया ने खुलकर कंडेम किया है और कम्युनल माइंडसेट वाला बता दिया है। ऐसा पहली बार हुआ। ये OIC है क्या? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये संगठन दुनिया के 57 देशों का एक बहुपक्षीय संगठन है। स्थापना कब हुई थी? 1969 में। ओके, मुख्य रूप से ये सऊदी अरब के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सचिवालय जो है वो अलग अलग देशों को होता है, अलग अलग कंट्री जब उसके अध्यक्ष होते हैं तब। तो संयुक्त राष्ट्र के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा बहुपक्षीय यानी मल्टीलैटरल बॉडी है। उद्देश्य क्या है इसका?
संगठन का, तो दुनिया के अलग अलग हिस्से में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भावना को बढ़ाने के लिए और मुसलमानों के हितों की रक्षा करना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने देश का नाम बदलकर क्या कर दिया है? अपने देश का नाम उन्होंने, आंसर होगा तुर्की। तो अब तुर्की की जगह तुर्की नाम से जाना जाएगा। ओके, TURKIYE न्यूज़ आप देख रहे हैं। तो टर्की जो है वह तुर्की हो गया है। वहाँ के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदल दिया है। एक बयान जारी किया अभी हाल ही में एर्दोगन ने, और ये कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन और जो भी डिप्लोमेटिक जहाँ भी रिलेशन है उसके बातचीत करने के लिए इसी नाम का इस्तेमाल किया जाएगा, तुर्की। तुर्की शब्द जो है वो तुर्की राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों को बेहतरीन ढंग से दर्शाता है। ओके, तुर्की नाम क्यों चुना गया है? तो ये बताया जा रहा है कि सदियों से यूरोपीय लोगों ने इस देश को पहले ऑटोमन स्टेटस फिर तुर्की नाम से ही संबोधित किया था, लेकिन 1923 में जब ये पश्चिमी देशों के कब्जे से आज़ाद हुआ तब भी इसको तुर्की ही कहा जाता था, लेकिन टर्किश भाषा में तुर्की को तुर्की कहा जाता है। मतलब टर्किश में अगर हम तुर्की लिखेंगे तो उसको हम एक तरह से पढ़ते हैं तुर्की। तो बाद में धीरे धीरे ये तुर्की चर्चा में आने लगा और फिर बाद में इस देश ने भी तुर्की नाम ही अपना लिया था, टर्की कहते हैं। तो इस नाम से अमेरिका में एक मशहूर पक्षी भी है और अमेरिका में एक ख़ास आयोजन में उसका मीट भी पका कर खाया जाता है। इसकी वजह से कई बार मजाक भी हो रहा है। तो अब तुर्की ये टर्की की जगह तुर्की कहलाएगा। ठीक है, कई देशों ने पहले भी नाम बदले हुए हैं, जैसे नीदरलैंड ने अपना नाम जो है हॉलैंड नाम बदल कर नीदरलैंड कर लिया था। ओके, और भी कई सारे देश हैं। फारस यानी फारस था पहले, उसको अब ईरान यानी ईरान कर दिया गया। पहले पर्शिया था तो अब ईरान हो गया। इस तरह से कई सारे देश हैं जो नाम बदले हुए हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस पड़ोसी देश के चीफ जस्टिस शमशेर जेबी राणा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में वहाँ के संसद में महाभियोग पेश हुआ है? पड़ोसी देश कौन सा है? आंसर होगा नेपाल। नेपाल में ये मामला आया है। इसी फरवरी महीने में संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश हुआ है, इम्पीचमेंट मोशन पेश हुआ है नेपाल की संसद में। वहाँ जो सत्तारूढ़ गठबंधन है उसमें शामिल नेपाली कांग्रेस, माओवादी, इसके अलावा कई और दलों के 98 सांसदों ने ये संसद सचिवालय को ये नोटिस दिया है और कहा है कि जो चीफ जस्टिस हैं उनके खिलाफ इम्पीचमेंट का मामला चलाया जाए। ओके, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद उनको पद से हटाया जा सकता है। क्या आरोप है? तो ये भ्रष्टाचार का आरोप है। क्वेश्चन में भी आप देख रहे हैं उन पर कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप हैं। और आपको बताऊं कि पिछले कई सालों से जो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट है वो कहीं ना कहीं सरकार के प्रेशर में रही है। नेपाल के अभी राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। ओके, और प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा। राजधानी क्या है? काठमांडू। मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया। अगला क्वेश्चन, CBSE का प्रभारी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आंसर होगा विनीत जोशी। शिक्षा मंत्रालय ने इनको बनाया है प्रभारी अध्यक्ष। ये मणिपुर कैडर के 1992 बैच के IAS अधिकारी हैं। ठीक है, तत्काल प्रभाव दिया गया है चूँकि जो पिछले अध्यक्ष थे मनोज आहूजा, रिटायरमेंट हो गया, उनका कार्यकाल खत्म हो गया, तो अब इन्होंने जगह ली है। ओके, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यूक्रेन से तनाव के बीच रूस ने किस देश के डिप्लोमेट को देश से बाहर निकाल दिया? आंसर होगा अमेरिका। ओके, यूक्रेन मुद्दे पर रूस और अमेरिका के बीच में काफ़ी तनातनी चल रही है। मैंने इसके बारे में एक दिन पहले ही वीडियो बनाया था, कमेंट बॉक्स में वो लिंक है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। क्यों इतना तनाव है रूस और यूक्रेन के बीच में, और जितना यूक्रेन और जो यूरोप है वो उतना नहीं बोल रहा है जितना अमेरिका बोल रहा है बहुत दूर बैठ के। तो अमेरिका लगातार रूस को धमकी दे रहा है, रूस भी जवाब दे रहा है पूरे मामले में, लेकिन यूरोप
उतनी तेज़ी से नहीं बोल रहा है। तो क्या वजह है वो मैंने पूरा डिटेल में समझाया है पिछले वीडियो में, ज़रूर देखना वो अगर आपने नहीं देखा है तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। ओके, तो अभी अच्छा, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भी इस मामले पर तनातनी हुई है। दोनों देशों के जो प्रतिनिधि हैं उन सब ने कहा है, जैसे अमेरिका ने कहा कि रूस जो है तुरंत हमला करने वाला है और तुरंत ही अब जल्दी हमला करेगा, उधर रूस ने कहा है कि अमेरिका ये सब झूठी बातें फैला रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, WHO ने तंबाकू का इस्तेमाल छोड़ने की मदद के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आंसर होगा क्विट टोबैको। ओके, ये ऐप इस तरह से, जब आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो वहाँ आपको ये मिलेगा, WHO क्विट टोबैको। ओके, कब लॉन्च किया गया है? 15 फरवरी को। ये एप्लीकेशन लोगों को जो सिगरेट या फिर जो भी तंबाकू के दूसरे तरीके के उत्पाद होते हैं उसको छोड़ने में मदद करेगा। ओके, ऐप को डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह जो क्षेत्रीय निदेशक हैं WHO की, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया। कमिट टू क्विट एक अभियान है WHO का, उसी के दौरान। ओके, और ये WHO का ऐसा पहला ऐप है जो तंबाकू छोड़ने पर फोकस करता है। किसी भी तरीके से अगर तंबाकू का इस्तेमाल कर रहा है कोई व्यक्ति और अपनी लत छोड़ना चाहता है तो ये ऐप उसकी मदद कर सकता है। इस ऐप में हर दिन तंबाकू छोड़ने के बारे में और जो आप छोड़ रहे हैं तंबाकू तो उसके बारे में इनपुट डाल सकते हैं, तो उससे क्या आपको फ़ायदा हो रहा है वो सारी चीज़ें बताएगा उसको। ओके, आपको बताऊँ तंबाकू के इस्तेमाल से हर साल करीब 8 मिलियन यानी 80 लाख लोगों की मौत होती है दुनिया भर में। WHO की बात हो रही है। मुख्यालय कहाँ? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। महानिदेशक कौन है? डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडरेनॉम। अगला क्वेश्चन, टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी TTFI के संचालन के लिए प्रशासकों की समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? समिति का अध्यक्ष। ओके, तो इसका आंसर होगा गीता मित्तल। ठीक है, गीता मित्तल कौन है? तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। और ये नियुक्ति किसने की है? तो दिल्ली हाई कोर्ट की जज रेखा पाटिल की पीठ ने ये फैसला किया है। विवाद चल रहा था इस फेडरेशन में। ओके, तो उसी के बाद ये फैसला हुआ है। इस फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला कौन है? हरियाणा के उप मुख्यमंत्री। ओके, TTFI के चेयरपर्सन है। तो TTFI का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और स्थापना 1926 में हुई थी। तो अब अदालत के फैसले से गीता मित्तल जो है वो पूरी संचालन समिति का जो प्रशासनिक समिति है उसके अध्यक्ष रहेंगी। चेयरमैन तो एक रहेंगे ही, दुष्यंत चौटाला। इसके अलावा भी प्रशासनिक जो समिति है प्रशासकों की, उसके अध्यक्ष के रूप में इनका डिसीजन फाइनल होगा। अगला क्वेश्चन, मरु उत्सव यानी डेजर्ट फेस्टिवल किस राज्य में फरवरी 2022 में आयोजित किया गया है? आंसर होगा राजस्थान। मरु महोत्सव वो 13 से 16 फरवरी को आयोजित हुआ है राजस्थान के जैसलमेर के पोखरन गांव में। ठीक है, पोखरन बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, जैसलमेर जिले का एक हिस्सा है, गांव है। और राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इसके बारे में प्रचार प्रसार किया है। उम्मीदों की नई उड़ान बताया है। थार डेजर्ट के बीच में ये आयोजित किया जाता है। 4 दिनों तक आयोजित होता है और स्थानीय जो संगीत है, नृत्य है और ऊँटों को खास तरीके से सजा कर वहाँ उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने जनवरी 2022 के लिए फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया है? कौन है? आंसर होगा हीथर नाइट। ओके, हीथर नाइट को ये सम्मान मिला है महिला वर्ग में। ठीक है, मेल प्लेयर में किनको मिला है मंथ ऑफ द ईयर जनवरी का? तो कीगन पीटरसन को मिला है। अब मौका है जो मैंने आपसे सवाल आपसे किया था। क्वेश्चन था कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का पहला निर्यात ऑर्डर किस देश से हासिल किया है, यानी किस देश ने ऑर्डर दिया है लिखित रूप से पहली बार? आंसर होगा फिलीपींस। ओके, और ये फिलीपींस आंसर हो गया सही।
और ये कितने करोड़ रुपए का ये ऑर्डर है, तो लगभग 2789 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर है। डॉलर में ये डील हुई है तो 374.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। ब्रह्मोस क्या है? कम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक मिसाइल है और इसको जल, थल और वायु तीनों जगह से छोड़ा जा सकता है, इसीलिए इस क्षमता की वजह से इसको ट्राइड कहा जाता है। इंडिया और रूस ने मिलकर इसको तैयार किया है। मैंने एक और सवाल किया था आपसे कि ब्रह्मोस का फुल फॉर्म क्या है। तो ब्रह्मोस जो है वो इंडिया और रशिया की दो नदियों के नाम पर रखा गया। ब्रह्मोस का फुल फॉर्म होगा द ब्रह्मपुत्रा ऑफ इंडिया एंड मॉस्कोवा ऑफ रसिया। ओके, तो दोस्तों कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ये वीडियो, और शेयर कर दीजिए प्लीज़ तमाम मित्रों को, और मेंबरशिप प्लान जरूर देख लेना। करंट अफेयर्स अवेलेबल है, अभी का लेटेस्ट और पिछले का भी। और हाँ, आज का जो करंट अफेयर्स है वो फ्री में ही डेली का होता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। अब कल मिलते हैं ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स के साथ।